नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आज मैं एक बहुत ही बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें पाकिस्तान का तो हाथ है ही है। इसके अलावा लोग अमेरिका पर भी शक कर रहे हैं। अमेरिका पर मतलब जो डीप स्टेट है उसकी तरफ से भी शक की सुई बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो असली शक की सुई है वो जिस तरफ जानी चाहिए वो गई नहीं है। आज मैं बड़ा एक्सपोजे आपके सामने रख रहा हूं और मैं समझता हूं कि भारत की खुफिया एजेंसी बहुत ही चाक चौबंद है इस मुद्दे पर और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और उनसे भी पता लगा रही है और उनके ऊपर भी अपनी निगाहों को मजबूत रख रही है। आपने नाम सुना होगा MI6 का। दो नाम सुने होंगे, MI5, MI6। ये दोनों क्या है? आप में से बहुत सारे दर्शक ये जानते होंगे, लेकिन जिनको ये जानकारी नहीं है उनके लिए ये सूचना दे रहे हैं। MI6 और MI5 इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है। MI5 इंग्लैंड के अंदरूनी खुफिया के लिए उस एजेंसी का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। इंटरनल एंटर टेरर एक्टिविटीज या देश के खिलाफ कोई अगर गतिविधि है उसको दूर करने के लिए ये खुफिया एजेंसी है इंग्लैंड की। और MI6 इंग्लैंड के खिलाफ अगर दुनिया में कहीं पर कोई साजिश हो रही है उसको पता लगाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और दुनिया के अन्य देशों को भी डीस्टेबलाइज करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसका नाम है MI6। समझ में आ गई? दोनों संस्था इंग्लैंड की है, सरकारी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। MI6 जो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती है और MI5 इंटरनल मैटर को देखती है। मैं यकायक MI6 और MI5 का जिक्र क्यों कर रहा हूं? बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूं। एक और देश का अब नाम लेना का वक्त आ गया है और अब MI6 और उस देश का क्या रिश्ता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो सुनिए, MI6 और MI5 दोनों का अंतर तो आपने बहुत गंभीरता से समझ लिया। अब MI6 और टर्की का क्या रिश्ता है? इंग्लैंड और टर्की का क्या रिश्ता है? टर्की और दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का क्या रिश्ता है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। MI6 कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गई? MI6 को क्या जानकारी है, कैसे है और टर्की का MI6 से क्या लेना देना है? टर्की का इंग्लैंड से क्या लेना देना है और टर्की का इस भारत के इस बॉम्ब ब्लास्ट में के पीछे की कहानी क्या है? मैं जब ये कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंग्लैंड की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 को भारत में, कम से कम दिल्ली में और अलग अलग जगहों पर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसकी पुख्ता जानकारी है और आज मैं उसी का आपके सामने डिटेल पेश करने जा रहा हूं। रिचार्ड मूर एक व्यक्ति का नाम है। रिचार्ड मूर MI6 के 2020 से 2025 तक प्रमुख रहे इंटेलिजेंस एजेंसी के। इंग्लैंड की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की जो बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, उसके 5 वर्ष तक रिचर्ड मूर प्रमुख रहे। लेकिन इसके पहले रिचर्ड मूर क्या करते थे? रिचर्ड मूर को 2020 में कैसे हैंडपिक किया गया? रिचर्ड मूर के पहले कौन थे जो किसके करीब थे, जिनको की MI6 की कमान सौंपी जानी थी, लेकिन यकायक रिचर्ड मूर को ही क्यों हैंडपिक किया गया? इसके पहले रिचर्ड मूर कहां थे? हालांकि उन्होंने अपनी सेवा इंटेलिजेंस एजेंसी से ही शुरू की, हालांकि वो ब्यूरोक्रेट है,
पेशे से वो ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्वेंट हैं इंग्लैंड के। लेकिन वो आए इंटेलिजेंस एजेंसीज में ही अपनी सेवा ऑफ एंड ऑन देते रहे, अलग-अलग डिपार्टमेंट को भी वो सर्व करते रहे। लेकिन 2020 से 2025 के बीच में वो इंग्लैंड के MI6 के प्रमुख रहे। इस पीरियड को जरा ध्यान से रखिए। अब मैं थोड़े दूसरे टाइमलाइन पर आता हूं। 2020 से 25 तक तो खुफिया एजेंसी के ये प्रमुख रहे, लेकिन 2014 से 17 तक ये तुर्की में एम्बेसडर थे इंग्लैंड के। और ये जो एम्बेसडर हैं, ये एम्बेसडर वगैरह कुछ नहीं है, ये कहने के लिए हैं। वैसे भी ये कॉमनवेल्थ गेम नहीं, माफ कीजिएगा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, उस डिपार्टमेंट को रिचर्ड मूर बहुत गंभीरता से देख रहे थे। मतलब जहां जहां इंग्लैंड का शासन रहा है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहे जाते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो भी गवर्नेंस है या वहां पर उनके उस देश दूसरे देश के साथ क्या संबंध है, इन सारी गतिविधियों में रिचर्ड मूर शामिल रहे थे। लेकिन 14 से 17 का टाइमलाइन बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं तुर्की का जिक्र क्यों कर रहा हूं? तुर्की में एर्दगन जो अभी तुर्की के राष्ट्रपति हैं, जरा उनकी कुंडली को अब खंगालना पड़ेगा। तुर्की में प्रेसिडेंट 2014 में एर्दगन बनते हैं और उसके पहले 2003 से लेकर के 2014 तक एर्दगन तुर्की के प्रधानमंत्री रहते हैं। और फिर 2014 से अभी कंटिन्यू एर्दगन तुर्की के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तुर्की में एर्दगन एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नेता माने जाते हैं। मुस्तफा कमाल पासा, अतातुर्क कमाल पासा ने जो तुर्की को डेमोक्रेटिक रास्ते पर मॉडर्न सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री के तरफ ले जाना चाहते थे, ये माननीय एर्दगन साहब जो हैं वो तुर्की को एक कट्टर इस्लामिक कंट्री के रूप में तब्दील कर चुके हैं। एर्दगन साहब कहते हैं कि टॉम्ब जो है, मस्जिद जो है, वो हमारा पनाहगाह है और वो जो टॉम्ब है वो हमारा हेलमेट है और उसके ऊपर जो मीनार है वो बेयोनेट है, बंदूक की नली है। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं माननीय एर्दगन। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत को आशा थी कि तुर्की या इस्लामिक कंट्री जितने हैं वो भारत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अधिकतर इस्लामिक कंट्री भारत के साथ खड़े होते रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एर्दगन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अब ये जो एर्दगन की स्थिति बनी है एक कट्टर इस्लामिस्ट लीडर की, उसको आगे बढ़ाने में काफी लंबे समय से ब्रिटेन काम कर रहा था, MI6 काम कर रहा था। MI6 को मालूम है कि कुछ एशियन कॉन्टिनेंट में ऐसे जगहों पे जहां पर कि इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स को बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ावा दो। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, टर्की हो, सऊदी अरबिया हो, इन सारे देशों में ये कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए और कोई नहीं, वही गुनहगार शामिल है जो आजादी के पहले भारत में फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अख्तियार करके इस भारत का विभाजन करवा दिया धर्म के आधार पर। आज MI6 एक्टिव है और उसकी चर्चा कहीं होती नहीं है। अब ये जो तार जुड़ रहे हैं ना, अभी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। ये जो माननीय रिचर्ड मूर हैं, ये फ्लुएंट टर्की बोलते हैं, टर्की भाषा की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। अब एक व्यक्ति अगर दूसरे देश की उस भाषा, जो उस देश की राष्ट्रीय भाषा हो या वहां की जो भाषा है जिसमें वहां की आबादी कम्युनिकेट करती है, अगर उस भाषा को कोई विदेशी जान जाता है तो आप समझिए उस देश की एक एक बात उसके पास पहुंच जाती है, जानने समझने का उनको जबरदस्त साधन मिल जाता है। तो रिचर्ड मूर न सिर्फ सिविल सर्वेंट हैं, बल्कि सरकार के तरफ से एक नॉमिनेटेड स्पाई हैं जो
मुस्लिम कंट्रीज को कम से कम, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जिसके ऊपर की इंग्लैंड नजर रखता है, आज भी भारत उस तरह से स्वतंत्र नहीं है मित्रों, जिस स्वतंत्रता की अपेक्षा करते हैं। अभी लोग कहते हैं ना 2014 में भारत स्वतंत्र हुआ, बिल्कुल भारत 2014 में स्वतंत्र हुआ। अब ये पर्दे से बाहर निकल के आ रही है कि रिचर्ड मूर जैसे MI6 के एजेंट, जो एम्बेसडर की भूमिका में 2014 से 2017 तक थे टर्की में, और उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि जो टर्की भारत के साथ साथ काम कर रहा था, उसको एक ऑर्थोडॉक्स एर्दोगन के ब्रेन वॉश करने में माननीय रिचर्ड मूर की बहुत बड़ी भूमिका है। रिचर्ड मूर को लेबर पार्टी के करीब पाया जाता है और खास तौर से टॉनी ब्लेयर के मैन के रूप में रिचर्ड मूर को जाना जाता है। टॉनी ब्लेयर के बारे में आपको पता होगा कि टॉनी ब्लेयर ने इराक युद्ध में अभी कुछ दिन पहले माफी मांगी थी कि वहां जो हम लोगों ने अटैक किया वो गलत थी। ये अमेरिका के साथ मिलकर के इराक वॉर को सेलिब्रेट कर रहा था ये व्यक्ति टॉनी ब्लेयर, और अब इतने दिनों बाद कहता है कि इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को गिराना हम लोगों की गलती थी, वहां जो हमने कोहराम मचाया, मौत का तांडव किया, वो गलत था। ये है टॉनी ब्लेयर, और टॉनी ब्लेयर की फाउंडेशन भारत में मजबूत स्थिति में है, भारत में उनका दफ्तर चलता है, और उन दफ्तरों से भारत के सपोलों को फीड किया जा रहा है मित्रों, जो इंटेलेक्चुअल कवर देता है ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने लाल किला के बाहर हमारे देश की आवाम को मौत के घाट उतार दिया। और टॉनी ब्लेयर, फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सब का जो जमावड़ा है, ये सब मिलकर के ऐसे इंटेलेक्चुअल तैयार करते हैं जो इस तरह के डिविसिव फोर्स को कवर करते हैं, कवर देते हैं, इंटेलेक्चुअली उनको लेजिटिमाइज करते हैं। ये इनका धंधा है। तो रिचर्ड मूर टर्की में जाकर के लगातार टर्की और उनकी आबादी को रिचर्ड मूर ने एक प्रकार से ब्रीफ किया, बनाया, समझाया और कहा कि बहुत बढ़िया रास्ते पर आप चल रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स ही होना चाहिए टर्की को, मॉडरेट मॉडर्न सोसाइटी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी एजेंडे पे हम इंग्लैंड काम करती है। इंग्लैंड को मालूम है कि इस पूरे इलाके में अगर अशांति कोई कर सकता है तो वो इस्लामिक आतंकवाद कर सकता है। इसलिए टर्की को इस्लामिक आतंकवाद का नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, और वो पोप भाया पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है। एक तो अब पाकिस्तान है और दूसरा अब नया टर्की को बनाया जा रहा है। सीरिया लीबिया को तबाह कर चुके हैं ये लोग, इराक ईरान को तबाह कर चुके हैं, तो नया ठिकाना एक टर्की बना है। टर्की बड़ा इस्तांबुल लोग घूमने के लिए जाते हैं, और मुस्तफा कमाल कमाल पासा अतातुर्क ने जो बनाया था टर्की को, उसकी बनावट आज भी खत्म नहीं हुई। हालांकि ये अपने को खुद को मॉडरेट मुसलमान कहता है, खुद को कहता है कि नहीं हम तो महिलाओं को आजादी देते हैं, हिजाब लगा करके नहीं चले महिला, इसकी आजादी हम देते हैं। लेकिन इस सब के पीछे टर्की अपने स्टेट को एक कट्टर इस्लामिक राज्य के रूप में पिछले 25-20 वर्षों में स्थापित कर चुका है। 2003 से तो इन्होंने 1984 में सबसे पहली बार, ये जो माननीय एर्दोगन है 1984 में सब पहली बार इस्तांबुल के मेयर बने, और वहीं से इन्होंने ऑर्थोडॉक्स की यात्रा शुरू की, क्योंकि मुस्तफा कमाल पासा एक प्रकार से धीरे धीरे उनके द्वारा जो बनाया गया टर्की था वो फेड होने लगा था, और इन्होंने कट्टरता को सामने रखा और कट्टर तुर्की बनाने में इनको सफलता मिल गई, जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथ को आगे बढ़ा रहा था। अब तुर्की का MI6 कैसे प्रयोग करता है पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ? अगर जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन को CIA फंड कर रही है, तो ये मत समझिए कि MI6 शांत होकर के बैठी हुई है और MI6 अपना काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। MI6 की बहुत बड़ी भूमिका है, और उसके सबसे बड़े झंडा बरदार रिचर्ड मूर रहे हैं। इन सब की एक ही मिलीभगत, ये जो लेफ्ट लीनियंट लॉबी है टॉनी ब्लेयर और लेबर पार्टी का, इसकी पूरी, और उसी तरीके से अमेरिका में जब
डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी तो उनके बराक ओबामा और क्लिंटन का जो समूह था वो लेबर पार्टी के समूह से जाकर के कोलैबोरेट करता था। तो ये हैं असली खिलाड़ी। दिल्ली ब्लास्ट के असली खिलाड़ी। अगर और जांच डीपेन होगा तो पता चलेगा कि MI6 को भारत में पाकिस्तान जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, क्योंकि भारत का जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये इसको पाकिस्तान कह रहा है कोई इंटरनल गतिविधि है। इंटरनल नहीं है। और ये जो आतंकवादी हैं वो इस्तांबुल की यात्रा या टर्की की यात्रा यूं ही नहीं करने के लिए गए थे। वहां 7-8 दिन बिता करके आए हैं। एक नहीं, दो दो तीन तीन आतंकवादी वहां पर गए थे। वो क्या करने के लिए गए थे टर्की? टर्की में जाने की जरूरत क्या थी? अमेरिका चले जाते। क्यों नहीं गए अमेरिका? इंग्लैंड ही चले जाते। इंग्लैंड नहीं गए क्योंकि आराम और पनाहगाह सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर अब टर्की को बना लिया है दुनिया के डीप स्टेट ने और खुफिया एजेंसियों ने, खास तौर से। और उसमें MI6 की बहुत बड़ी भूमिका है मित्रों। MI6 को मालूम है कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है उसकी रूपरेखा टर्की में कैसे बनी, पाकिस्तान के हैंडलर उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का जो आतंकवादी संगठन है वो वेश बदल करके दिल्ली टेरर अटैक को कैसे अंजाम दिया था। और खाली दिल्ली नहीं, 6 दिसंबर को देश के कई शहर निशाने पर थे और उसमें सबसे प्रोमिनेंट था अयोध्या का राम मंदिर, बनारस का बाबा भोले का मंदिर। रिलीजियस प्लेसेस पर ये कोहराम मचाने की तैयारी कर रहे थे 6 दिसंबर को। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ाना मामूली घटना नहीं है। 3000 किलो। और आप देखिए कि अभी जो जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ है वो सैंपलिंग वो देख रहे थे। जैसे वहां जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि सैंपल को इकट्ठा करके देखा जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उससे 9 लोगों की मौत हो गई है। अब उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के सारे सबूत नष्ट हो गए। अब कौन से सबूत की बात हो रही है, अब ये तो जांच एजेंसी ही पता करे बताएगी। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के तार तुर्की से अगर जुड़े हैं तो वो तार MI6 से भी जुड़ रहा है। MI6 को सारी बात मालूम है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में तुर्की की क्या भूमिका है, तुर्की के हैंडलर क्या कर रहे हैं। तुर्की एक इस्लामिक कट्टरपंथी राज्य की तरफ अग्रसर है और आगे भी बढ़ेगा। पाकिस्तान उसे और कैसे खाद पानी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की यकायक पाकिस्तान के साथ कैसे चला गया, इस सब की रूपरेखा MI6 ने पहले ही बुन दी थी। तुर्की को पाकिस्तान के करीब लाया गया है और इसे लाने में बहुत बड़ी भूमिका MI6 जैसी एजेंसी ने की है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत अगर मजबूत होगा तो हमारे लिए बड़ा सिरदर्द होगा। तो भारत को डिस्टेबलाइज करके रखो, उसे हजार जख्म देते रहो। बंटवारे से भी काम नहीं चलेगा, बांटने का तो हमने धंधा पहले ही कर दिया है। तो ये धंधे, इन धंधों में MI6 पूरी तरह से शामिल है। और रिचर्ड मूर जैसा खिलाड़ी जो 2020 से 2025 अभी अभी वो रिटायर किए हैं, उन्होंने अपना सारा खेल पूरा कर लिया है और 2 साल तो बजाबता वो एम्बेसडर इस्तांबुल में अपॉइंटेड थे। और इर्दगन नहीं, ये पूरे टेरर मॉड्यूल को इनके तरफ से पूरी सलाह दी गई है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, भारत की खुफिया एजेंसी को अनुरोध कर रहा हूं कि MI6 की भूमिका का आकलन शुरू कर दीजिए, जांचना शुरू कर दीजिए। ये रिचर्ड मूर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये इस्तांबुल में 2 साल यूं ही नहीं रहा है। टाइमलाइन बता रहा है कि जब ये वहां से छोड़ के आया है, इसकी जगह किसी और को इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी की कमान सौंपी जानी थी, MI6 की, MI5 की नहीं, MI6 की। लेकिन इन्हें हैंड पिक किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये अपने मिशन को एकम्प्लिश करके लौट चुके थे। जो इनको करना था वो काम वो कर चुके थे और टर्की उस रास्ते पर बढ़ चुका था। अब उसके फल आने शुरू होने वाले थे। जो ट्रेनिंग हुई वो 1-2 साल में नहीं होती। आप कहेंगे कि साहब वो तो 2017 में ही वहां से आ गया। अरे साहब, 2017 तक तो उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया उस पूरी आबादी का, उस पूरे गवर्नमेंट का। अब समय आ गया था कि जो ब्रेन वॉश इन्होंने किया है उसका फल कैसे खाया जाए। तो ये है MI6, भारत की खुफिया एजेंसी। हालांकि चाक चौबंद है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में न सिर्फ CIA, ISI, MI6
और मोसाद पर, इन सभी इंटेलिजेंस एजेंसी पर भारत की खुफिया एजेंसी को चाक चौबंद रहना पड़ेगा। ये जो जीपीएस स्नूफिंग की घटना हो रही है ना, उसमें भी ऐसी एजेंसियों की बहुत बड़े हाथ होने के संकेत मिलेंगे अगर इंक्वायरी ठीक से हो गई। तो MI6 को सब कुछ मालूम है। अब भारत सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। 100% मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि MI6 के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये सारा काम नहीं हो सकता है। हालांकि ये जो छोटे हैंडलर हैं, उनको मालूम नहीं होगा, उनके जो आका है उनसे ही उनकी जांच पड़ताल होती होगी या बातचीत होती होगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। भारत को अभी अलर्ट रहना है, खतरा अभी टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।